नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यूज का भाग 7। इससे पहले इंडियन पॉलिटी का 6 भाग आ चुका है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी मालूम चले कि यहाँ क्लास चलती है इंडियन पॉलिटी की। ये जो एमसीक्यूज है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप कबीर स्टडी से सर्च कर सकते हैं फेसबुक पेज और उसे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हर दिन पॉलिटी के एमसीक्यूज डाले जाते हैं, आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज के पहला सवाल ये है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है। ठीक है, इसमें बताना ये है आप लोगों को कि राष्ट्रपति किस उम्र के बाद वह सेवानिवृत्त या रिटायर हो सकता है। ठीक है, ये सवाल पूछा है। ऑप्शन दिया गया है 80 वर्ष के बाद या 70 वर्ष के बाद या 75 वर्ष के बाद या कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी सीमा नहीं है। संविधान में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कोई नहीं होती है। ठीक है, इसका मेंशन कहीं भी नहीं किया गया है और वह अपने पद पर 5 वर्ष के लिए रह सकते हैं। 5 वर्ष के लिए रह सकते हैं और इन 5 वर्ष के अंदर वो चाहे तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को भी दे सकते हैं। ठीक है, और इन 5 वर्ष के अंदर इन पर महाभियोग लगाकर इन्हें हटाया भी जा सकता। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अगर एक बार बन चुका है तो वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे आपके हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने दोबारा भी राष्ट्रपति का पद संभाला था, इनको दोबारा पुनः निर्वाचित किया गया था। ठीक है, ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी कि बस 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं अमेरिका में। ठीक है, USA के राष्ट्रपति बस 2 बार ही बन सकते हैं। अगर सवाल ये बने कि राष्ट्रपति बनने की अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहला पॉइंट ये है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट ये है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि वह लोकसभा का मेंबर निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो। और फोर्थ पॉइंट ये है कि वह किसी अन्य पद पर न हो, यानी कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो और चौथा पॉइंट ये है कि वह किसी अन्य लाभ पद पर न हो। ठीक है, तभी वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट सवाल ये है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, यानी कि पार्लियामेंट के जो 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का संयुक्त सत्र को कौन बुला सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ही पार्लियामेंट के दोनों सदनों को बुला सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों सदनों के बीच में कोई विवाद होता है, किसी विधेयक को लेकर कोई विवाद होता है, तो कोई असहमति होती है, तो इन जो राष्ट्रपति है वह पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा का जो सदन है दोनों को बुला सकता है। लेकिन अगर सवाल ये उठे कि सत्र बुलाने के बाद इस संयुक्त सत्र का
अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और इस टाइम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? इस टाइम लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। ओम बिरला, जिनका संसदीय क्षेत्र है कोटा, कोटा राजस्थान। ठीक है, तो इस समय कौन है? ओम बिरला जी हैं और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर सवाल ये उठे कि इसका मेंशन संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो है आर्टिकल 108। वह अनुच्छेद 108 है। इसमें इसका प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुला सकता है। ठीक है, यह है अनुच्छेद 108। नेक्स्ट सवाल ये है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ठीक है, संविधान में, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के जो आपातकाल है, इमरजेंसीज हैं, कितने प्रकार के इमरजेंसीज का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में? तो ये काफ़ी आसान सवाल है, कल भी हमने देखा था डिटेल से इसके बारे में, आपातकाल कौन कौन से होते हैं। तो 3 आपातकाल का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, 3। ठीक है, कौन कौन है? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह दिया गया है अनुच्छेद 352 में। 352 अनुच्छेद में दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। और दूसरा जो दिया गया है अनुच्छेद 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन। और तीसरे में दिया गया अनुच्छेद 360। ठीक, ये है वित्तीय आपातकाल। 352, 356 और 360, ये काफ़ी आसान है, 4 का गैप है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 352 में दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन और 360 में दिया गया है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अगर सवाल ये बने कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, यानी कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कौन कौन से सन में कितनी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी उद्घोषणा की गई थी। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है वो 352 है। ठीक, 352 है। और 3 बार, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। जो पहला बार किया गया था वो था 1962, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस टाइम किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। और दूसरी बार किया गया था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरा ये है 1975, यानी कि आंतरिक डिस्टर्बेंस, यानी कि आंतरिक अव्यवस्था के कारण जब इंदिरा गांधी सरकार थे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। ठीक है, ये काफ़ी आसान सवाल, अभी हमने देखा था पिछले सवाल में कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है, कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 360। ठीक है, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन और 360 में दिया गया है वित्तीय आपातकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। यानी कि भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट सवाल ये है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? अब सवाल ये उठता है कि अध्यादेश होता क्या है? तो अध्यादेश का प्रावधान आर्टिकल यानी अनुच्छेद 123 में दिया गया है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश के बारे में भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत जो पार्लियामेंट है, संसद है, कि सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी एक आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए कोई बिल लाना है अचानक
उस टाइम उसकी नीड है, वो बिल लाना है, तो राष्ट्रपति उस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए अध्यादेश ला सकता है। कब ला सकता है? जब पार्लियामेंट का सेशन न चल रहा हो, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन है वो न चल रहा हो, यानी कि दोनों में से बस कोई एक चल रहा हो या दोनों नहीं चल रहा हो, तभी अध्यादेश राष्ट्रपति लागू कर सकता है, ठीक है। अगर दोनों चल रहा है तो वह अध्यादेश लागू नहीं कर सकता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चल रहा है या दोनों नहीं चल रहा है तो उस टाइम राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, ठीक है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। अगर एक बार राष्ट्रपति ने अध्यादेश पारित कर दिया तो वह 6 महीने तक रहता है। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ये काफ़ी आसान सवाल है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनका चुनाव किया जाता है कैसे? ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। यह सवाल काफ़ी बनते हैं कि इन दोनों का चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जो मेंबर्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं, ये भी सवाल आता है। तो सवाल ये पूछा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें भाग लेते हैं जो संसद के निर्वाचित और मनोनीत जो मेंबर्स होते हैं वह भाग लेते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसमें जो निर्वाचित हैं और जो मनोनीत हैं, जो नॉमिनेटेड हैं, मनोनीत हैं, ये दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है कि केवल राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित मेंबर ही पार्लियामेंट के भाग ले सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों संसद के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्य विधानसभाओं के जो मेंबर्स होते हैं उसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें जो राज्य की विधानसभा है उनके जो मेंबर्स हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि राज्य विधानसभाओं के मेंबर्स भी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर होगा आप लोगों को? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल पार्लियामेंट के निर्वाचित और मनोनीत जो मेंबर्स हैं वही भाग ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति है इन पे महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा? अब महाभियोग क्या होता है? तो जो महाभियोग है यह लिया गया है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से, ठीक है। इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 61 में, ठीक, अनुच्छेद 61 में दिया गया है महाभियोग के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो भारत का संविधान है उसका उल्लंघन अगर राष्ट्रपति जी कर रहे हैं तो करने पर महाभियोग चलाकर उनको पद से हटाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन, बस एक ही रीज़न है कि संविधान का उल्लंघन अगर वे करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाकर उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। ये जो महाभियोग है यह पार्लियामेंट यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा उठाया जा सकता है, यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है, या चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी एक के द्वारा ही सबसे पहले ही पहल डाला जा सकता है महाभियोग का राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो लगाने से पहले 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि उन पर क्यों महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति जी को कि उन पर महाभियोग क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता ही है कि उनको पद से हटाया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ संविधान का उल्लंघन। अगर वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग लगाकर किसी भी
सदन के द्वारा महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। क्लियर। तो सवाल ये पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि संविधान के उल्लंघन, जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है, यानी कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है, तो ये है आपका संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन के द्वारा यह महाभियोग जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग यानी कि महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। सवाल ये पूछा है कि उपराष्ट्रपति, ध्यान से पढ़िए इसको, ये लिखा गया उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जाता है, तो किसके द्वारा लगाया जाता है, सवाल ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के द्वारा ही उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। रीज़न क्या है, संविधान का उल्लंघन अगर वो करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।